बच्चों हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था, और कुछ रिएक्शन 2-4 रिएक्शन थे जिसके बारे में हमने पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया। क्या? ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया। तो चलिए ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया शुरू करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया ना दोनों साथ साथ होते हैं, और इस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जब ये दोनों साथ साथ होते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ऑक्सीकरण अभिक्रिया की परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद हम अलग से देखेंगे ऑक्सीकरण क्या होता है और अवकरण क्या होता है, और एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया देखते हैं। ठीक है, चलिए 9th रिएक्शन है, ये लास्ट है। क्या है? ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया। करण एवं अवकरण अवकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो क्या होता है इसका परिभाषा हम लिखेंगे सीधा कि यह एक विशेष प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? यह एक विशेष प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है। विशेष प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है जो सदैव साथ साथ होते हैं। क्या होते हैं? साथ साथ होते हैं। जो सदैव साथ साथ होते हैं। कैसे होते हैं? साथ साथ होते हैं। ठीक है, साथ साथ होते हैं। ये अभिक्रिया क्या कहलाते हैं? जब ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो क्या इसको बोलेंगे हम? ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। रेडॉक्स कहलाते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। अभिक्रिया कहलाते हैं। तो चलिए हम रेडॉक्स ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। अगर हमसे कोई ये भी पूछ दे कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होते हैं तो हम सीधा बोल सकते हैं कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया का साथ साथ होना क्या कहलाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम अभी क्या जानने की कोशिश करेंगे? अभी जानने की कोशिश करेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है। कौन सी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो चलिए सबसे पहले हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखते हैं। क्या? ऑक्सीकरण। उसके बाद अवकरण देखेंगे। ऑक्सीकरण देखिए इस अभिक्रिया में होता क्या है कि इस अभिक्रिया में जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। देखिए इसका परिभाषा हम लिखेंगे कि जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग एवं हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। निष्कासन होता है। तो क्या लिखा ऊपर देखिए कि जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग एवं हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। ठीक है, क्या होता है? निष्कासन होता है। तो यहाँ सीधा बात से ही पता चल रहा है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो चलिए हम इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे C+O2 क्या हुआ? C+O2 में क्या हुआ? CO2 हो गया। CO2 मिल गया। यहाँ देखिए एक तत्व था जिसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन का संयोग हो गया, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ गया। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल देखिए। ठीक, 4HCl प्लस MN सॉरी बड़ा रिएक्शन है थोड़ा 4HCl प्लस MnO2। और देखिए तब इसमें क्या होगा? अब इस रिएक्शन को करते हैं तो देखिए क्या बनता है, इसमें क्या निकलता है? इसमें निकलेगा क्या? देखिए MnCl2 निकल जाएगा। देखिए MnCl2 इधर निकलेगा, प्लस में क्या बच जाएगा? इधर 2H2O निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ? हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ। निष्कासन हुआ ना यहाँ से। देखिए यहाँ से निकल के इस वाले में ऑक्सीजन में जाके जुट गया। ठीक है, ऑक्सीजन का भी संयोग हुआ। देखिए कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का तो संयोग हुआ ना। चलिए तो हमको ये अभिक्रिया समझ में आ गया। प्लस Cl2 भी निकलेगा, एक और Cl2 निकलेगा। ठीक है, गैस के रूप में निकल जाएगा। ठीक, चलिए तो ये अभिक्रिया समझ चुके हैं। तो ऑक्सीकरण समझ चुके हैं। इसके बाद अवकरण अभिक्रिया समझ में जा रहा है। कौन सी अभिक्रिया? अवकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए इसके बाद हम देखने जा रहे हैं अवकरण अभिक्रिया। क्या? अवकरण अभिक्रिया यानी कि रिडक्शन रिएक्शन। क्या? रिडक्शन रिएक्शन। अवकरण अभिक्रिया लिख लेते हैं। अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया।
अवकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो अब चलते आगे। अवकरण अभिक्रिया में देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें भी ठीक उसी तरह उल्टा होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का जुटना और ऑक्सीजन का निकलना। उसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जुट रहा था और हाइड्रोजन निकल रहा था। लेकिन इस अभिक्रिया में क्या होता है कि हाइड्रोजन जुट रहा है और ऑक्सीजन निकल रहा है। तो देखिए हम इस अभिक्रिया में क्या लिखते हैं, वैसी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग एवं ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। निष्कासन निष्कासन होता है। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जांपल हम देखते हैं। इसमें कहने से ही पता चला। उसी तरह ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया के सीध ठीक विपरीत अभिक्रिया है अवकरण अभिक्रिया। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन का सहयोग हो रहा था, यानी कि ऑक्सीजन जुट रहा था और हाइड्रोजन निकल रहा था। इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है और हाइड्रोजन जुट रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोजन का सहयोग वाला। क्या, हाइड्रोजन का सहयोग वाला। ठीक है, उसमें भी दो एग्जाम्पल देखे थे। एक में हाइड्रोजन का सहयोग हो रहा, हाइड्रोजन निकल रहा था, एक में ऑक्सीजन का सहयोग हो रहा था। ठीक है, इसमें भी देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो H2 + O2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला, H2O। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा बैलेंस कर देते हैं इसको। अब हो गया, 2H2O निकल गया। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन जुटा। देखिए अब उसके बाद चलते हैं अगले अभिक्रिया में। ठीक है, CuO + H2। तो देखिए इसमें क्या होता है, Cu + H2O। ठीक है, देख लिए तो समझ में आ गया आप कि अवकरण अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है। अवकरण अभिक्रिया में सिर्फ यही होता है कि ठीक ऑक्सीकरण अभिक्रिया के विपरीत होता है। किसके विपरीत होता है, अवकरण अभिक्रिया के, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के विपरीत होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, समझ गए ना ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया। एक में ऑक्सीजन का सहयोग होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। दूसरे में हाइड्रोजन का सहयोग होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। तो चलिए अब हम अगले अभिक्रिया की ओर चलते हैं। आगे तो कोई अभिक्रिया नहीं है, उसके बाद हम दूसरी तरफ चलते हैं। उसके बाद हमको पढ़ना है कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण का प्रभाव। क्या, हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण एवं अवकरण का प्रभाव पढ़ना है। तो चलिए उसके बाद हम इसको मिटा लेते हैं। उसके बाद ऑक्सीकरण एवं अवकरण का प्रभाव पढ़ेंगे हमारे दैनिक जीवन में। अब हम दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण एवं अवकरण के प्रभाव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है, ऑक्सीकरण एवं अवकरण का प्रभाव देखते हैं। पहले हम टॉपिक लगाते हैं क्या, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण एवं अवकरण के प्रभाव। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण एवं अवकरण के प्रभाव। करण एवं अवकरण के प्रभाव। ऑक्सीकरण एवं अवकरण के प्रभाव। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब सबसे पहला हमारे जीवन में क्या क्या होता है। देखिए हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी क्रिया होती है जो ऑक्सीकरण एवं अवकरण से प्रभावित होता है। ठीक है, तो देखिए उसमें से एक पहला है भोजन का पचना। देखिए हमारे शरीर में, हमारे पेट में, आमाशय में भोजन पचता है। कैसे पचता है, देखिए हम जो भोजन ग्रहण करते हैं ना, उसमें हमारे वो शरीर के हमारे शरीर के अंदर जाके क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। और ऑक्सीकृत होने के फलस्वरूप क्या करता है, उष्मा उत्पन्न करता है। और उष्मा उत्पन्न करने के बाद क्या होता है कि जो उष्मा उत्पन्न होता है उससे हमारे शरीर का उष्मा कायम होता है और हमारा शरीर शारीरिक कार्य करने के लिए हमारे शरीर को बल का यानी कि ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हम इसका लिखते हैं भोजन का पाचन। क्या लिखेंगे, भोजन का पचना। भोजन का पचना। ठीक है, क्या, भोजन का पचन। देखिए क्या लिखते हैं ना, हम लिख देते हैं, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वह हमारे शरीर के अंदर जाकर ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है, अंदर जाकर ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत हो जाता है। हो जाने के बाद क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाने के बाद क्या होता है कि ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होता है। क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होता है। क्या हम यहाँ पे क्या लिखे, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाकर ऑक्सीकृत हो जाता है और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप
ऊष्मा उत्पन्न करता है। क्या करता है? ऊष्मा उत्पन्न करता है। ऊष्मा उत्पन्न करता है। जिससे क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न करने के बाद क्या होता है कि हमारे शरीर का क्या होता है? ताप कायम रहता है, जिससे हमारे शरीर का ताप कायम रहता है। ताप कायम रहता है, ठीक है, जिससे हमारे शरीर का ताप कायम रहता है, ठीक है। एवं उसके बाद क्या होता है कि इससे हमें शारीरिक, जब ताप हमारे शरीर का कायम रहता है तो क्या होता है कि हमारे शरीर का कार्य करने के लिए बल प्राप्त होता है। क्या होता है? शारीरिक कार्य करने के लिए बल प्राप्त होता है। तो चलिए अब यहाँ पे हम पहला समझ गए कि हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण व अवकरण के प्रभाव है, जिसमें से पहला एक आता है भोजन का पचना। बहुत सारे प्रभाव है। इसके आगे हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? भोजन का दुर्गंधित होना। क्या पढ़ेंगे? भोजन का दुर्गंधित होना। तो चलिए ये तो हम समझ चुके हैं कि ये क्या होता है कि हमारे शरीर में भोजन जाता है, जो हमारे शरीर के अंदर जाकर ऑक्सीकृत होता है। ऑक्सीकृत होने के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न करता है। ऊष्मा हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेनेंस करके रखता है। इसके बाद इस ऊष्मा के कारण हम हमारे शरीर शारीरिक कार्य करने के लिए बल प्राप्त होता है, यानी कि एनर्जी मिलता है हमें, ठीक है। तो ये सब हम जान चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे कहाँ? भोजन का दुर्गंधित होना। देखिए कभी कभी हम जानते हैं कि कभी कभी ताज़ा भोजन हम जब भी ताज़े भोजन का गंध क्या होता है? हमको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन जब वही भोजन बासी हो जाता है तो क्या हमको उसका गंध अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए हम इसके बारे में जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण एवं अवकरण के प्रभाव के कारण ही भोजन हमेशा बासी होते रहता है, ठीक है, और दुर्गंधित हो जाता है, ठीक है। जिसका स्वाद हमको अच्छा लगता है उसका स्वाद बहुत सारा खराब हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम इसको मिटाने के बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? भोजन का दुर्गंधित होना, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि भोजन का दुर्गंधित होना। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे थे ऑक्सीकरण एवं अवकरण का हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव, ठीक है। इसमें हम एक देख चुके हैं, क्या था इसका? एक था, इसके हम सबसे पहले जो पढ़े हैं वह हमारा फर्स्ट वाला था भोजन का पचना, ठीक है। हम भोजन के पचने के बारे में पढ़े। अब हम भोजन का दुर्गंधित होना। तो भोजन दुर्गंधित क्यों होता है? देखिए तो क्या होता है कि भोजन जब क्या होता है? ताज़ा होता है, तो ताज़ा होता है तो उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। क्या होता है? बहुत अच्छा बोल सकते हैं, या बहुत प्रिय भी होता है। क्या? बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा होता है। लेकिन बासी होने पे, बासी होने पर इसका स्वाद एवं गंध, स्वाद एवं गंध अच्छा नहीं रहता। इसका कारण है कि इसका कारण है कि कि भोजन में उपस्थित वसा एवं भोजन में भोजन में उपस्थित भोजन में उपस्थित वसा एवं तेल, वसा एवं तेल काफ़ी समय के बाद वायु से क्या ऑक्सीकृत होकर क्या होता है? वायु से ऑक्सीकृत होकर इसका गंध एवं स्वाद अप्रिय हो जाता है। अप्रिय कहने का मतलब अच्छा नहीं लगता है। जो हमको पहले अच्छा लगता था वो अब अच्छा नहीं लगता है।
देखिए तो इसमें लिखा क्या है, भोजन का दुर्गंधित होना। भोजन जब ताज़ा होता है तो उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। हकीकत में जब भोजन ताज़ा होता है तो कैसा भी भोजन हो उसको हम खाने के लिए तैयार हो सकते हैं, आराम से उसको खा सकते हैं, ठीक। देखिए लेकिन उसके बाद क्या होता है, लेकिन बासी होने पर इसका स्वाद एवं गंध अच्छा नहीं रहता है। इसका कारण है कि भोजन में उपस्थित वसा एवं तेल काफ़ी समय के बाद वायु से ऑक्सीकृत होकर, यानी कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर इसका गंध एवं स्वाद खराब हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण भोजन का स्वाद अपीलीय हो जाता है और भोजन हम नहीं कर सकते, वो भोजन बहुत ही खराब हो जाता है, ठीक है। हमको उसका स्वाद भी अच्छा नहीं लगता है, उसका टेस्ट बहुत ही खराब हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण हम उस भोजन को नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके बाद हम भोजन को जब दुर्गंधित होने से कुछ तरीके से बचाते हैं। जैसे हम भोजन में कुछ एंटासिड नाम के केमिकल आता है जिसको हम मिला देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि भोजन को हम अपने घरों में कभी कभी रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि भोजन बासी ना हो, ताज़ा ही रहे। उसके बाद हम कभी कभी क्या करते हैं कि भोजन को ऐसे वायु बर्तन में रख देते हैं जहाँ पे वायु नहीं प्रवेश करता हो, यानी कि ऑक्सीजन नहीं प्रवेश कर पाता हो, कोई भी वायु अंदर प्रवेश नहीं कर पाता हो, जिसके कारण भोजन दुर्गंधित नहीं होता है, ठीक है। तो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं भोजन का दुर्गंधित होने के लिए, दुर्गंधित होने से बचाने का एक दो उपाय देखेंगे क्या क्या करते हैं। इसे तो आपको पता ही चल गया होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। या बता दें, चलिए थोड़ा बता ही देते हैं भोजन को दुर्गंधित होने से कैसे बचाया जा सकता है। दो तीन लाइन लिखा देते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए तो हम देखने जा रहे हैं क्या, भोजन को दुर्गंधित होने से कैसे बचाएं, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि देखिए सबसे फर्स्ट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट में भोजन को क्या करते हैं, भोजन में एक एंटासिड नामक केमिकल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं भोजन को एंटासिड मिलाकर, क्या एंटा इसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट मिलाकर। दूसरा क्या हो जाता है, इसको हम रेफ्रिजरेटर में रख के, रेफ्रिजरेटर समझते हैं, यानी कि फ्रीज, जिसको हम बोलते हैं क्या, फ्रीज। रेफ्रिजरेटर में भोजन को रख के भी हम सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद अगला हमारा क्या है कि हम इसको ऐसे बर्तन में रखते हैं जहाँ पे वायु पहुँच पाना मुश्किल हो जाए, ठीक है। यानी कि वायुरोध बर्तन में रखकर, वायुरोध बर्तन में रखकर, ठीक है। तो हम इस तीन भोजन को ऑक्सीकृत एवं अवकृत होने से बचाने के लिए तीन उपाय हम जान चुके हैं, ठीक है, जिससे भोजन को ऑक्सीकृत होने से बचाया जा सकता है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं कि श्वसन की क्रिया क्या होता है। हाँ, ऑक्सीकरण एवं अवकरण के प्रभाव में ही हमारे दैनिक जीवन में जो होता है उसमें ही हमको पढ़ना है क्या, श्वसन की क्रिया। हम पहले पढ़े थे क्या कि भोजन का पचना, उसके बाद भोजन का दुर्गंधित होना, उसके बाद हम तीसरा देखने जा रहे हैं क्या, श्वसन की क्रिया। उसके बाद देखेंगे दहन की क्रिया, उसके बाद दहन और ज्वाला अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कहाँ, अगले वीडियो में दहन और ज्वाला पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम अभी देखने जा रहे हैं क्या, श्वसन की क्रिया, ठीक है। तो हम अभी श्वसन की क्रिया में क्या होता है कि श्वसन की क्रिया हमारे दैनिक जीवन में हर क्षण होती रहती है। हम पहले भी जान चुके कि हर क्षण हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है, श्वसन की क्रिया होती है, ठीक है। इस क्रिया में क्या होता है कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में जो भी कोशिका होते हैं हमारे शरीर के, वो क्या होता है, कोशिका उस ऑक्सीजन के अणु से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। क्या होते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो क्या होता है इस क्रिया में वायु के ऑक्सीजन इस क्रिया में वायु के ऑक्सीजन द्वारा हमारे शरीर में उपस्थित कोशिका हमारे शरीर में उपस्थित कोशिका के अणु ऑक्सीकृत हो जाते हैं। क्या होते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ठीक है। आज इतना ही तक रहने देते हैं। कल हम पढ़ेंगे क्या, दहन की क्रिया और दहन और ज्वाला के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद एक दो और टॉपिक है छोटा छोटा, उसके बाद चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में